पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कीन्स के अनुसार मुद्रा की आपेक्षी मांग निम्न में से किसका एक फलन है। ऑप्शन थे ब्याज की दर, बचत का स्तर, आय का स्तर या उत्पादन का स्तर। तो देखिए, मुद्रा की आपेक्षी मांग मतलब मुद्रा की सट्टा मांग, जो ब्याज की दर का फलन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का बहुत सारे लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनमें से कुछ हैं अनामिका सिंह, माविका चौधरी, दीक्षा सिंह, अर्चित सुख, इंडियन आर्मी लवर नाम से कोई है। इन सभी लोगों ने इसका जो है सही जवाब दिया है। हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज है प्रैक्टिस सेट 21 जो है जनसंख्या के विभिन्न सिद्धांतों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अर्थव्यवस्था में जिसकी विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है तो वो विकास कर रही होगी, यानी उसकी जो विकास दर है वो कैसी होगी। प्राकृतिक दर, स्थिरता दर, वांछित दर या साम्य दर। देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि और विकास दर एक समान गति से बढ़ते हैं तो उसको प्राकृतिक दर से विकास कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1921 में भारत के बड़े विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष में भारत के विनियोग में वृद्धि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, भारत को औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, भारत को कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया, या भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। तो देखिए, जब जो वर्ष 1921 था उसे भारत के बड़े विभाजन वर्ष के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ था। 1921 में भारत की कुल जनसंख्या 25.13 करोड़ थी और 1921 की दशकीय वृद्धि दर -0.31 थी, जो औसत वार्षिक वृद्धि दर भी 0.03% थी। इसी कारण इसे जो है बड़े विभाजन रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी वर्ष 1921 में जो बड़ा परिवर्तन हुआ था वो जनसंख्या के क्षेत्र में हुआ था। विनियोग, औद्योगिक या कृषि क्षेत्रों से इसका संबंध नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कथन और कारक से संबंधित है। कथन है कि केरल में साक्षरता सर्वाधिक है। कारण बता रहा है कि केरल में ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो अधिक है। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, कई दशकों से केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है, तकरीबन 2 दशकों से, और लेकिन इसका रीज़न जो है कि केरल में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक होना नहीं है, इसके और भी कई सारे रीज़न हैं। इसलिए हम कहेंगे कि कथन कि केरल में साक्षरता सर्वाधिक है ये तो सही है, परंतु जो कारण दिया है कि केरल में ईसाइयों की प्रतिशत अधिक है इसलिए साक्षरता अधिक है, ये गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नांकित में से भारत में किस राज्य की साक्षरता न्यूनतम है। तो देखिए, जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर थी वो न्यूनतम है। इसमें जो है बिहार की साक्षरता दर कितनी थी वो भी याद आ जाता है कभी कभी, वो थी 61.8%, जो उस समय न्यूनतम थी। साथ ही साथ एक अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर भी निम्न थी जो थी 65.4%। ये भी याद रखना है कि बिहार की तो थी 61.8% और अरुणाचल प्रदेश की थी 65.4%। इसके अलावा तीसरा स्टेट इसमें दे रखा है नागालैंड। तो नागालैंड की जो साक्षरता थी वो 79 थी, 79.6% थी नागालैंड की। और सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम की साक्षरता दर जो थी वो 81.4% थी।
तो इस चारों आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो बिहार में साक्षरता दर न्यूनतम थी, जो थी 61.8%। ऑप्शन नंबर 1 बिहार राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्तमान जनसंख्या नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस हैं मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, संक्रामक रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, वर्तमान जो जनसंख्या नीति है वो सन 2000 में आई और जो उसके उद्देश्य हैं उनमें से ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यानी संक्रामक रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण वर्तमान जनसंख्या नीति का उद्देश्य नहीं है। वर्तमान जनसंख्या नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है TFR को कम करके 2.1% पर लाना, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको 2.1% तक ले जाना। दूसरा है कि उच्च कोटि के जो गर्भ निरोधक सेवाएं हैं वो सार्वजनिक तौर पर सबको मुहैया कराई जाएं। तीसरा है कि जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भधारण को पंजीकृत कराया जाए। चौथा है शिशु मृत्यु दर को कम कर 30 प्रति हजार तक ले जाया जाना। टीकाकरण द्वारा रोगों से बच्चों का प्रतिरक्षण करना। मातृ मृत्यु दर को कम करके 100 प्रति 1 लाख के नीचे लाना। लड़कियों का देरी से विवाह को बढ़ावा देना तथा लड़के तथा लड़कियों दोनों के लिए स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना और उसे 20% की निम्न दर पर ले आना। तो इन सभी उद्देश्यों में से जो ऑप्शन नंबर 3 है ये नहीं है। संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण नहीं है, लेकिन टीकाकरण द्वारा रोगों से बच्चों का प्रतिरक्षण करना नई जनसंख्या नीति के उद्देश्यों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थायित्व प्रदान करना है। ऑप्शन है 2025, 35, 45 और 50। तो नई जनसंख्या नीति को केंद्र सरकार ने 15 फरवरी सन 2000 को लागू किया और इस नीति के तहत सन 2045 तक जनसंख्या को स्थिर अवस्था में लाना लक्ष्य जो है रखा गया है, यानी जिस दर से बढ़ रही है उसी दर से बढ़ती रहे, उसमें कोई भी वृद्धि दर्ज न की जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि भारत सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की। तो देखिए, जो भारत सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है वो की है 15 फरवरी सन 2000 को। सन 2000 तो सबको याद ही रहता है, कभी कभी ऑप्शंस में चारों में सन 2000 ही दी होगी लेकिन डेट बदली हुई होगी, तो 15 फरवरी भी आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष कौन सा है। तो देखिए, जो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष जो है वो 1921 माना जाता है। पीछे भी अब इस बात पर डिस्कशन हुआ है कि वर्ष 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था, जो ऋणात्मक चला गया था, और जो दशकीय वृद्धि थी इस 1921 की वो भी 0.03% ही थी। तो 1921 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न बढ़ने से प्रभावित होती है। क्या बढ़ेगा? तो इसमें दे रखा है आपका मृत्यु दर, लिंगानुपात, बच्चों तथा वृद्धों की संख्या में वृद्धि, और चौथा है जनसंख्या की वृद्धि दर। तो देखिए, जो जनसंख्या निम्न में से किसके बढ़ने से प्रभावित होगी, बढ़ना या घटना नहीं पूछा गया है, तो वो है आपका वृद्धों और बच्चों की संख्या में वृद्धि से। वृद्धों की संख्या में वृद्धि कब होती है? जब मृत्यु दर नीचे चली जाए, और बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है जब जन्म दर ऊपर चली जाए। तो ये वृद्ध और बच्चे जो होते हैं ये कार्यशील जनसंख्या नहीं होते हैं, ये गैर कामगार जनसंख्या में गिने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है।
2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी आ चुका है। वो राज्य है बिहार। और कितनी जनसंख्या वृद्धि दर थी अभी आपको बताया, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दें। इसके बाद अगला है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में कमी होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी या पूंजी केंद्रण में वृद्धि होगी? तो देखिए, माल्थस जो थे उनके अनुसार जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय मात्रा में होती है, जबकि खाद्यान्नों में वृद्धि अंकगणितीय क्रम में होती है। फलस्वरूप अति जनसंख्या की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी 2, 4, 8, 16, लेकिन खाद्यान्न बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 के क्रम में, तो अति जनसंख्या हो जाएगी, खाद्यान्न कम रह जाएंगे और जनसंख्या जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। और उसको प्रतिबंधित अगर नहीं किया गया तो नैसर्गिक प्रतिबंध लग जाते हैं। नैसर्गिक मतलब माल्थस का कहना है प्रकृति खुद अवरोध पैदा कर देती है, जिससे अकाल पड़ जाए, भुखमरी हो जाए, तो जनसंख्या स्वतः ही कम हो जाती है। माल्थस ने इसे जनसंख्या जाल कहा है। माल्थस ने कहा है यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम जनसंख्या में वृद्धि भी होता है। इस कथन के लिए उनकी बहुत आलोचना भी की गई है कि जब आमदनी बढ़ने का सिर्फ एक रीज़न जनसंख्या वृद्धि ही नहीं होता है, और भी कई सारे अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं। और जैसे जैसे आमदनी अगर बढ़ेगी तो लोगों में शिक्षा का विकास होगा, तो जनसंख्या वृद्धि ऊंचा जाने के बजाय नीचे ही आएगी। लेकिन माल्थस का ऐसा मानना था कि मजदूरी बढ़ेगी तो इसका परिणाम जनसंख्या में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद अगला है जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट इन चारों में से किस स्थिति को कहते हैं? तो देखिए, जब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। यानी मृत्यु दर में जो होती है वो लगभग कमी आने लगती है और जन्म दर जो है वो बढ़ती चली जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जनसंख्या में जो होने वाली वृद्धि है वो तीव्र वृद्धि से होती है, और जन्म दर में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हो जाती है, बाल मृत्यु दर में कमी आ जाती है, और मृत्यु दर में कमी, टोटल मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, जिससे जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो जब जनसंख्या विस्फोट उस स्थिति को कहते हैं जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? टी.आर. माल्थस, ई. कैनन, एच. डाल्टन या कार्ल सॉन्डर्स। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत की बात हो रही है तो इससे संबंधित नहीं है माल्थस। एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो एडवर्ड वेस्ट ने किया था, और इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो हेनरी सिविक को जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कैनन है, डाल्टन है, सॉन्डर्स हैं, ये सभी के सब इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित हैं। एडविन कैनन ने सर्वप्रथम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया था इष्टतम सिद्धांत के लिए, और आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, माल्थस। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि पूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश तब प्राप्त होता है जब सरकार निम्न में से किसे बढ़ावा दे? इसमें है सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक गहन वृद्धि, अधिक कौशल विकास, या कि फिर अधिक पूंजी बाजार को वृद्धि दे, मतलब उसके विकास में कार्य करे। तो देखिए, पूर्ण जनसंख्या लाभांश जब प्राप्त होगा जब सरकार आर्थिक विकास को, अधिक कौशल विकास को बढ़ावा देगी। देखिए, जो मानवीय पूंजी होती है वो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या के रूप में भी परिभाषित की जा सकती है, और जब उस जनसंख्या में कौशल विकास होगा, यानी उसमें कोई ना कोई जो है उसमें मेरिट्स होंगी, उसमें कुशलता होगी, किसी चीज़ में वो उसमें एक्सपर्ट होगी, वो तो उस काम को अच्छे से करेगी और उत्पादन बढ़ेगा और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो जननांकीय लाभांश तभी प्राप्त हो सकता है जब सरकार अधिक कौशल विकास के कार्यक्रमों पर जोर दे। इसके बाद अगला है
कि किसी राष्ट्र का जननांकीय लाभांश की घटना किससे संबंध है। यानी जो जननांकीय लाभांश है, घटना का मतलब यहाँ पर माइनस वाला घटना नहीं है, घटना का मतलब है ये इस जननांकीय लाभांश को एक घटना कहा गया है। तो बताना है कि जननांकीय लाभांश की घटना किससे संबंधित है। कुल जनसंख्या में जब तेज गिरावट होती है, जब शिशु मृत्यु दर में गिरावट आती है, या लिंग अनुपात में वृद्धि होती है, या कार्यशील आयु समूह की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो देखिए जो जननांकीय लाभांश है वो कार्यशील आयु समूह की जनसंख्या में वृद्धि से ही बढ़ेगा, क्योंकि इस ऐसा करने से ही जो है देश के उत्पादन में वृद्धि होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में अवधि क्या है। यानी जो नवजात शिशु मृत्यु दर नापी जाती है वो कितनी उम्र तक के बच्चे उसमें गिने जाते हैं। जन्म के 3 महीने बाद तक, जन्म के बाद 1 महीना, जन्म के बाद 28 दिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो नवजात शिशु मृत्यु दर मापी जाती है उसमें जन्म के 28 दिन बाद तक के बच्चे शामिल किए जाते हैं, जिससी आंसर है। और अगला है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, या द्वितीय एवं तृतीय चरणों के बीच। तो देखिए जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो जनसंख्या वृद्धि का आधुनिक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादक तथा समर्थक अर्थशास्त्रियों में आप पीसी ब्लैकर को गिन सकते हैं, थॉमसन, कार्ल सैक्स, लॉन्ड्री, पीटर या कॉक्स आदि को भी गिन सकते हैं। तो इनके अनुसार जो है जनसंख्या वृद्धि 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम अवस्था है जिसको ये कहते हैं कि इस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती हैं, ठीक है। दूसरी होती है, इस दूसरी अवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास पर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तीसरी अवस्था जो होती है जिसमें जो मृत्यु दर है वो निम्न हो जाती है, और जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी जो है कम होने लगती है, हल्की हल्की, लेकिन उसमें दर में कमी आती है लेकिन वृद्धि जारी रहती है। तो इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर गिर जाती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, रहन सहन का स्तर ऊपर उठता है, शिक्षा का प्रसार होता है, पुरानी रीति रिवाज और अंधविश्वास टूटते हैं, स्त्री शिक्षा, रोजगार तथा विचार की स्वतंत्रता आदि में वृद्धि होती है। इसलिए जो आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होगी जनसंख्या की वो तृतीय चरण में होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सभी को मालूम होगा कि सर्वप्रथम जो जनसंख्या सिद्धांत है वो माल्थस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। माल्थस ने सबसे पहले जनसंख्या सिद्धांत दिया था, और जनसंख्या वृद्धि के संबंध में ज्यामितीय वृद्धि जैसे 2, 4, 8, 16, 32 और खाद्यान्नों की वृद्धि दर उन्होंने अंगणितीय रूप में 1, 2, 3, 4 जो है स्पष्ट की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कम जनसंख्या वाले देशों में, अधिक जनसंख्या वाले देशों में, कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या दोनों देशों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है उसका उद्देश्य किसी भी देश की आदर्श जनसंख्या को स्पष्टीकरण करना होता है, चाहे वो कम हो या बढ़ती हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय उस जनसंख्या से है जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है। ये सिद्धांत जनाधिक्य तथा जनसंख्या कमी की व्याख्या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की कमी के रूप में और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की वृद्धि के आधार पर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट भी है कि जन्म दर व मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है प्रति 100 पर, प्रति 1000 पर, प्रति 10,000 पर या प्रति 1 लाख पर। तो देखिए भारत में जन्म दर व मृत्यु दर की जो गणना है वो 1000 व्यक्तियों पर ही की जाती है। जन्म दर किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात
प्रायः प्रति 1000 पर ही व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं वो किसी न किसी पहले प्रतियोगी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन्हीं को रिपीट किया गया है और इसी तौर पर आपको एक स्तर क्वेश्चंस का और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, इसलिए सब पुराने ही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक वक्तव्य है, एक किसने बताना है कि किसने कहा है कि प्रकृति की मेज़ केवल कुछ व्यक्तियों के लिए सजी है, जो बिन बुलाए आते हैं वो भूखे मरते हैं। ये कथन किसका है? ये एस.सी. पीगू का है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस का है, अल्फ्रेड मार्शल का है या डेविड रिकार्डो का है? ये माल्थस है, ये आ गया है, था है, माल्थस का है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।